हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक अगला, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। जी हाँ, अभी हम चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी को जान रहे हैं। पिछले 2-3 लेक्चर से उम्मीद है कि बाकी के लेक्चर आपने अटेंड कर लिए होंगे और आज हम अगला टॉपिक अगले लेक्चर के साथ शुरू करने वाले हैं, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी में अगला टॉपिक है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब बहुसंख्यकवाद होता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, बहुसंख्यकवाद, बहु यानी कि बहुत सारे, संख्या यानी कि संख्या। अब बहुत सारी संख्या में जो लोग हैं उसको क्या कहा जाएगा, मेजॉरिटी कहा जाएगा। अब बहुसंख्यकवाद जब किसी शब्द के आगे वाद लग जाए, ठीक है, जैसे कि बहुसंख्यकवाद, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि उस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों की जो मेजॉरिटी है, सिर्फ उन्हीं का बोलबाला है, उन्हीं का दबदबा है, उन्हीं का दबाव है। ठीक है, तो श्रीलंका में जो सिहली भाषा को बोलने वाले लोग थे, हमने जाना था पिछले सेशन में जब हमने श्रीलंका की जातीय बनावट के बारे में जाना था, श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट के बारे में जाना था, तो हमने जाना था 74% लोग श्रीलंका में जो देश के पश्चिमी भाग में निवास करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें श्रीलंका की संरचना दिखाई देती है, कुछ इस तरीके से हमें श्रीलंका देश दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो एरिया था वो 74% भाग किसका था, सिहली भाषा को बोलने वाले लोगों का था, और बाकी 18% भाग किसका था, तमिल भाषा को बोलने वाले लोगों का था। इसमें श्रीलंकाई तमिल भी थे, भारतवंशी तमिल भी थे, और साथ ही साथ कुछ संख्या ऐसी थी जो ईसाई समुदाय और मुस्लिम समुदाय की श्रीलंका में निवास करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने श्रीलंका के समाज की जाति बनावट जानी थी। अब जहां श्रीलंका में 74% लोग सिहली भाषा को बोलते हैं, यानी कि मेजॉरिटी इतनी है, इनकी ही है। ठीक है, ये संख्या में ज्यादा है, ये बहुसंख्यक है, तो इन्हीं का दबदबा था। तो श्रीलंका हम सभी जानते हैं कि भारत के तमिलनाडु राज्य के और दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद कैसे पनपा और इनकी कैसे चली उसके बारे में जानते हैं। तो पिछले सेशन में हमने जाना था कि श्रीलंका में जब सिहली समुदाय का प्रभुत्व स्थापित हो गया था और वो दूसरे समुदायों को, दूसरी भाषा को बोलने वाले लोगों को, दूसरी कम्युनिटी को दबाने लगा था, तो श्रीलंका में टकराव उत्पन्न हो गया था, गृह युद्ध चालू हो गया था। ठीक है, अब गृह युद्ध क्या होता है, यानी कि जब एक ही देश के लोग आपस में लड़ने लगे, वहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन राइज हो जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिसके चलते उस देश के लोग आपस में ही लड़ने लगे, उसे क्या कहा जाएगा, गृह युद्ध कहा जाएगा। क्लियर? तो देखें, गृह युद्ध की परिभाषा कुछ इस तरीके से दी गई है कि किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई, क्या कहा गया है, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की, ठीक है, ऐसे समूह जो सरकार का विरोध करते हों, ठीक है, ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहेंगे। अब श्रीलंका में क्या हो रहा था भाई, सरकार विरोधी लड़ाई ही तो हो रही थी। क्यों? क्योंकि भाई सिहली भाषा को बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, कितने लोग थे, 74% थे। फिर उसके बाद तमिल भाषा को बोलने वाले लोग थे, 18% लोग थे। ठीक है, फिर उसके बाद ईसाई व मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे, ईसाई और प्लस मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे। तो मेजॉरिटी किसकी दिखाई दे रही है भाई, मेजॉरिटी किसकी है,
बहुसंख्यक कौन है? सिंहली भाषा को बोलने वाले लोग हैं। अब सिंहलियों की ही सरकार बनी, सरकार में जितना भी रिप्रेजेंटेशन था किसका था? सिंहली भाषा को बोलने वाले लोगों का था। तो बाकी के जो अन्य समुदायों के लोग रह रहे थे, दूसरी भाषा को बोलने वाले लोग रह रहे थे, उनको दबाया जा रहा था, तो लड़ाई तो होगी ही। ठीक है, तो बाकी समुदाय के लोग क्या हो गए? सरकार विरोधी हो गए। ये क्या हो गए? ये समुदाय जो हैं दोनों सरकार विरोधी हो गए, सरकार विरोधी समूह। ठीक है, अब इन सरकार विरोधी समूहों ने क्या किया भाई? युद्ध होने लगा इन सबके बीच। तो जब किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वो युद्ध जैसा लगने लगे, तो उसे क्या कहेंगे? गृह युद्ध कहेंगे। कहाँ हो रहा है? किसी एक मुल्क में, यानी कि किसी एक देश में ही हो रहा है। और हम कहाँ की बात कर रहे हैं? अभी श्रीलंका की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद है क्या, उसको जान लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले आप सिर्फ एक शब्द को समझने की कोशिश करिएगा, बहुसंख्यकवाद। ये बहुसंख्यकवाद आखिर में होता क्या है? तो यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, बहुत सारी संख्या में है, तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। बहुसंख्यकवाद है क्या? एक ऐसी मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्या के संख्या में ज्यादा है, तो वह अपने तरीके से, अपने मनमाने तरीके से, अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की, अब जो माइनॉरिटी है, जैसे कि तमिल भाषा को बोलने वाले लोग या ईसाई या मुस्लिम समुदाय के लोग, ठीक है, तो इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है, कि उनको नजरअंदाज करे, उनको टोटल इग्नोर करे, एकदम सिंपली इग्नोर कर देना। ठीक है, कि आप तो देश में रहते ही नहीं हो, हम बहुसंख्यक हैं, हमारी चलती रहेगी, हमारा जो मन होगा उस तरीके से हम देश को चलाएंगे, उस तरीके से सरकार का निर्माण करेंगे। ऑलराइट, ये बात होती है बहुसंख्यकवाद की। ऑलराइट, तो गृह युद्ध क्या होता है और बहुसंख्यकवाद क्या होता है, ये समझ में आ गया। और श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन थे? सिंहली समुदाय के लोग थे। अब देखें, श्रीलंका में 1956 में एक कानून बनाया गया। ठीक है, एक कानून बनाया गया। क्यों बनाया गया? कि ये जो चीजें चल रही थी वहां पर, ठीक है, तो 1956 में एक कानून पास किया गया कि सिंहली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु। 1956 में श्रीलंका में क्या किया? बहुसंख्यकवाद तो है, और एक कानून भी पास कर दिया कि जो सिंहली समुदाय है, सिंहली कम्युनिटी है, वही सर्वोच्च है, उसी को हमें स्थापित करना है। तो 1956 में एक कानून पास किया गया और नए संविधान में यह प्रावधान किया गया, प्रावधान यानी कि प्रोविजन किया गया, एक ऐसा नियम बनाया गया, ठीक है, कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा देगी। बौद्ध मठ को क्यों देगी? बौद्ध मठ को क्यों देगी? क्योंकि जो सिंहली भाषा को बोलने वाले लोग थे, सिंहली भाषा को बोलने वाले लोग जो थे, वो किस धर्म को मानते थे? वो मानते थे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग। ऑलराइट, ये थे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग। बात आ रही है समझ में? तो जब 1956 में श्रीलंका में एक कानून पास किया गया कि सिंहली समुदाय जो है वही ऊपर रहेगा, वही सर्वोच्च रहेगा, और क्या तय कर दिया? ये तय कर दिया नए कॉन्स्टिट्यूशन में, नए संविधान में ये प्रोविजन लाया गया कि सरकार जो है बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा देगी। अब सरकार है किसकी? सिंहली समुदाय की है। सिंहली समुदाय कौन सा धर्म मानता है? बौद्ध धर्म मानता है, तो वो बौद्ध धर्म को बढ़ावा तो देगी ही, उसी को संरक्षण देगी। बाकी के जो तमिल भाषा को बोलने वाले लोग हैं या फिर ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनसे कोई इन्हें लेना देना है ही नहीं। सिर्फ संरक्षण और बढ़ावा किसको दिया जाएगा? बौद्ध धर्म को दिया जाएगा। ठीक है, तो सिंहलियों को विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता भी दी गई। इतना ही नहीं कि सिर्फ बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, ठीक है, सिंहलियों को विश्वविद्यालयों में प्रायोरिटी दी गई, सरकारी नौकरियों में प्रायोरिटी दी गई कि सबसे पहले किसकी भर्ती होगी, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो चाहे गवर्नमेंट वैकेंसी हो, सब में प्रायोरिटी दी जाएगी सिंहली भाषा को बोलने वाले लोगों के लिए। ठीक है, और सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिससे तमिलों की अवहेलना हुई।
दो भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे, सिंहली और तमिल भाषा। तो सिंहली को एकमात्र राजभाषा इन्होंने घोषित कर दिया, जिससे जो तमिल भाषा को बोलने वाले लोग थे उनकी अवहेलना हुई, वो कमतर हो गए। ठीक है, तो अब भाई जहां टकराव उत्पन्न हुए हैं, टकराव को आपसी समझौते के माध्यम से, साझेदारी के माध्यम से सुलझाना चाहिए, ना कि ऐसा कि जो बहुसंख्यक है उसी को आप और ज्यादा बढ़ावा दे दो, उसी को रिजर्वेशन दे दो, उसी को संरक्षण दे दो, उसी को हर जगह एडमिशन दे दो। बात आ रही है समझ में? तो श्रीलंका ने क्या किया? श्रीलंका ने कदम उठाया, लेकिन गलत कदम उठाया। कानून ऐसा पास किया कि जो एक समुदाय बहुसंख्यक में है, मेजॉरिटी में है, जिसके कारण बाकी सभी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, उसी को आप और ज्यादा बढ़ा रहे हो। तो क्या ये श्रीलंका की समझदारी है? क्या ये श्रीलंका के समाज की या सरकार की समझदारी है? समाज तो कई भागों में बटा हुआ है, क्या ये श्रीलंका की सरकार की समझदारी है? क्या लगता है आपको? क्या भारत में ऐसा है कि सिर्फ एक भाषा को या एक धर्म को ही महत्व दिया गया हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत का संविधान बात करता है समानता की, हर एक क्षेत्र में समानता की बात करता है। भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें एक समानता का अधिकार भी है और धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। समानता के अधिकार के अंतर्गत हर जगह सभी को समान अपॉर्चुनिटी, समान अवसर की बात कही गई है, चाहे वो स्कूल में एडमिशन लेने की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो। क्लियर हो रही है बात? और धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत सभी को अपना अपना धर्म पालने की स्वतंत्रता दी गई है। किसी एक विशेष धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी गई है कि किसी एक विशेष धर्म को ही प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा हो, किसी एक धर्म को ही संरक्षण प्रदान किया जा रहा हो। क्या ऐसा भारत के संविधान में आपको देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर इक्वालिटी की बात है, यहां लोकतंत्र की बात है। ठीक है, सभी की समान भागीदारी की बात है। तो सत्ता की साझेदारी का वास्तविक स्वरूप आपको कहां दिखाई देता है? बेल्जियम में, श्रीलंका में या भारत में? जल्दी से कमेंट करके बताना। ठीक है, अभी तक अपन ने जितनी बातें जानी, उन बातों के आधार पर आपको श्रीलंका, भारत या फिर बेल्जियम, कहां पर सत्ता की साझेदारी और लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप नजर आता है? जल्दी से, तेजी से कमेंट करके बताना है। ऑलराइट, क्लियर। अब जब एक ही समुदाय को इतना बढ़ावा आप देंगे तो टकराव तो उत्पन्न होगा ही, इसलिए श्रीलंका में टकराव उत्पन्न हुआ बहुसंख्यकवाद को प्रायोरिटी देने के कारण। ऑलराइट, चलिए तो आज के सेशन में बस इतना ही। आज हमने जाना श्रीलंका में किस तरीके से बहुसंख्यकवाद पनपा था और उसी को प्रायोरिटी दी गई थी, यानी कि श्रीलंका ने गलत कदम उठा के जो काम किया है उसका भुगतान आज भी श्रीलंका की जनता कर रही है। क्लियर। अब आगे के सेशन में हम जानेंगे इसके आगे का टॉपिक। और अगर आज के सेशन में कोई भी बात अगर आपको समझ में ना आई हो तो जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताएं, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। ऑलराइट, तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स फ्री नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास हैं, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।